नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप प्रतीक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रतीक श्रीवास्तव कंसल्टेंट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना 26 AS कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है ये ITR फाइलेशन का समय है। आपको इस वक्त ITR फाइल करने के लिए प्रतिबद्ध रहना है, क्योंकि आपका जो कर है वो देश हित में आगे बढ़ता है, आपका योगदान रहता है उसमें। तो आप 26 AS को कैसे ट्रैक करते हैं? क्या होता है जब कोई एम्प्लॉई किसी एम्प्लॉय के यहाँ अपनी जॉब को, सर्विस को आगे बढ़ा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो उसका एक अमाउंट जो कि सैलरी के रूप में मिलता है एम्प्लॉई को, उसमें से जो भी कटौती है, नियमतः 2% की कटौती TDS के रूप में रहती है। वो डिडक्शन जो रहता है वो हमारे नोडल ऑफिसर के द्वारा CA के थ्रू आपके फॉर्म 16 के रूप में आपको वापस मिलता है। उसकी जानकारी आप एक्सेल के रूप में फॉर्मेट बना के या फिर अपने हाथों से लिख के फरवरी के अंत की जो सैलरी होती है उसमें आप डिटेल अपनी देते हैं। उसके तहत वो फॉर्म 16 CA आपका जनरेट करता है। उस फॉर्म 16 के मिलने के बाद जब फॉर्म 16 जनरेट किया जाता है वो आपके नोडल ऑफिसर के थ्रू आते ही आपको DDO के सिग्नेचर के बाद आपको दे दिया जाता है। अभी मैं आपसे जो आज बात करना चाह रहा हूँ कि आप उस फॉर्म 16 का क्या करते हैं। आप रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइलेशन के समय मेरे पास जो काम है टैक्सेशन का, जो लोग अपने आप कोशिश करते हैं भरने की, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करना भी चाहिए। बट एक दिक्कत आती है कि आप वहाँ पे बिना मिलान किए ही रिटर्न फाइल करने लगते हैं। आपको फॉर्म 16 मिला, आपने कहा कि एज इट इज़ उसको फाइल कर दिया। नहीं, सबसे बड़ी गलती है ये मित्रों। यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सबसे पहले जैसे कि मैं अभी अपने वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे आप अपने 26 AS को चेक कर सकते हैं। 26 AS है क्या? 26 AS एक फॉर्म है, ITR की साइट से आप उसको देख सकते हो। और उसमें आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है पैन के ऊपर, जितना आपको क्रेडिट मिल रहा है उसमें से जो पार्ट आपका डिडक्ट हो रहा है वो सारा ही पार्ट आपका 26 AS पे अपडेट होता है। ठीक है, उस 26 AS पे वो इनकम भी चढ़ती है जो जैसे कि FDs हैं या अपने कहीं कोई पैन बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, जिस पे आपको अर्निंग हो रही है और वहाँ से वहाँ पे TDS डिडक्ट हो रहा है, तो उसकी जानकारी उस पैन के बेस पे आपके 26 AS के फॉर्म में अपडेट होती रहती है। तो उस 26 AS के फॉर्म को आपको मिलाना है अपने फॉर्म 16 से, देन आपको रिटर्न फाइल करना है। आपको ये छोटी सी जानकारी भले ही लग रही हो, लेकिन ये एक नोटिस बचाने का तरीका है आपके लिए। अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरीके से आज वर्क कर रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन बढ़ती जा रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इस शब्द को बोला था, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमको आपको ज़रूरत है उसके साथ में चलने की, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी PCO लेके बैठा है वो आज बैठा रह गया है। अपने को अपडेट करने की ज़रूरत है हमें, और आपको आगे बढ़ना है और अगली पीढ़ी और आगे निकल के आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने PC की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से 26 AS लॉगिन कर सकते हैं। और 26 AS लॉगिन करते ही आपके साथ मैं शेयर करूंगा कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपनी PC की स्क्रीन पे। अब आपको क्या बताऊंगा कि 26 AS को कैसे लॉगिन करना है आपको। तो आपको मैं लेके चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे। मैं आ गया, मोज़िला ब्राउज़र मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आज। सबसे पहले मैंने डाल दिया ई-फाइलिंग डालने के बाद जब मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास ये होम पेज आ गया। इनका होम पेज ई-फाइलिंग मैंने चूज़ कर लिया। सबसे पहली स्क्रीन जो इनकम टैक्स साइट पे आपको दिखेगी वो अभी जो है प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट टू रिसीव योर रिफंड्स एज वेल एज इनेबल EBC। आपको मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार मैंने इंडिकेट किया था कि EBC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड को कहते हैं EBC। ये इनेबल होना क्यों ज़रूरी है? इनेबल अगर ये होता है तो इससे आपको 2 तरीके के फ़ायदे हैं। पहला कि आपका अकाउंट इसमें लिंक हो चुका है, ठीक है, उसमें आपको रिफ़ंड में कोई दिक्कत नहीं आनी। दूसरा, जिसके आधार पे, जिस पर्सन के आधार नंबर पे मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है उनका ई-वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ई-वेरिफिकेशन ना हो पाने के कारण आप अपने रिटर्न का प्रिंट निकालते हैं, उस पर सिग्नेचर, वो भी ड्यूली साइंड कॉपी होती है, एक आप रखते हैं, एक भेजते हैं आप बेंगलोर को, ठीक है ना, इनके CPC सेंटर को जो कि बेंगलोर में है।
उस पर आप साइन करके उसको बाई पोस्ट भेजते हैं, चाहे आप साधारण डाक से भेजें या उसको आप स्पीड पोस्ट वगैरह करें, वो 120 दिन के अंदर पहुंचना आवश्यक है। अदरवाइज़ आपका जो रिटर्न है वो रिजेक्ट हो जाता है। वहाँ पे आपके आधार पे नंबर दर्ज अगर नहीं है या आपका वो नंबर मोबाइल नंबर, आपका नंबर लिंक भी है और मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, तो आपका EVC जो रहता है, जो बैंक में मोबाइल नंबर लगा है और EVC इनेबल कर देंगे जब आप, तो क्या होगा कि EVC कोड आप जनरेट कर सकते हैं आधार के नंबर की जगह पे। आधार के कोड की जगह पे आप EVC को जनरेट करके, वो EVC का जो आता है कोड करीबन 7, 8, 10 अंक का होता है और उसमें अल्फ़ाबेट वर्ड्स भी होते हैं, तो उन अल्फ़ाबेट लेटर्स को लेते हुए आप उसको फाइल करेंगे, आपका रिटर्न वेरीफाइड हो जाएगा सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको 26AS के बारे में फॉर्म, वो आपको कैसे क्या देखना है। सबसे पहले हम चलते हैं, आपको 2 तरीके से 26AS आप देख सकते हैं। एक तो आपके सामने ये यहाँ पे देखिए, ये एक मैं नीला कर रहा हूँ, ब्लू कलर का मैंने दिया है, यहाँ पे लिखा है व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का मतलब ही यही है कि जो भी टैक्स इस आपके पैन पे क्रेडिट हुआ है वो आप यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे, देख पाएंगे, उसका मिलान कर पाएंगे अपने फॉर्म 16 से, जो कि आपके CA ने आपको या आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, ये तो रही बात 26AS की नंबर 1 फार्मूला की, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। दूसरा रहता है ये लॉगिन लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड यूज़र, यहाँ पे आप राइट हैंड पे देख रहे हैं कर्सर हमारा। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए लॉगिन आ गया। इस लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आप यहाँ पे यूज़र ID भरते हैं, पासवर्ड भरते हैं, ये कैप्चा है A9 यहाँ पे फाइल कर देते हैं। ये हर बार कैप्चा चेंज होता है, अगर आपका रीसेट लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप ये रिफ्रेश का देखिए एक ये बना हुआ है साइन, इस पर क्लिक करते रहिए, आप कैप्चा आपका हर बार चेंज होता रहेगा। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से कैप्चा लगाए जाते हैं, यहाँ पे आप भर के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ 26AS कैसे डाउनलोड किया जाता है। मैं आपको यही प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम अपना यूज़र ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जो कि गोपनीय होता है, आप इसको किसी को साथ शेयर ना करें, ये भी अपना पर्सनल होता है। तो फिर मैं अपना फिल करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है डैशबोर्ड का। इसके नीचे लिखा हुआ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू रिटर्न्स पब्लिक फॉर्म्स। ये तो हम आपको व्यू करना और जो भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में, आज मैं केवल आपको प्योर 26AS टैक्स क्रेडिट फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप आइए माई अकाउंट सेक्शन पे, थोड़ा सा ड्रैग करिए अपने माउस को नीचे और 26AS पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले ये इसमें आएगी यू विल बी रिडायरेक्ट टू द TDS CPC। यहाँ से आपको एक नई साइट पे लेके जाएगा, ये कहा जा रहा है। आपको यहाँ से हम एक TDS CPC की नई साइट पे लेके जाएंगे 26AS का फॉर्म शो करने के लिए। तो हम उसको कंफर्म कर देंगे और आपका देखिए ये नया टैब ओपन हो गया। यहाँ पे आप आके एग्री पे चेक करिए, आई एग्री टू द यूजेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16 एंड 16A ट्रेसेस पे ओके कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइए, लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS क्लिक, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये ट्रेसेस की साइड पे आप पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर चूज़ करना है और कैसा फाइल आप चाह रहे हैं, HTML या फिर टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन है, HTML और टेक्स्ट। बट आपको HTML भी, वो तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, टेक्स्ट फाइल आपको समझ में नहीं आने वाली। सबसे पहले आप यहाँ पे चूज़ करिए अपना असेसमेंट ईयर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 2 चीज़ें रहती हैं, 2 ईयर्स रहते हैं आपके रिटर्न्स भरते समय। फाइनेंशियल ईयर क्या रहता है, ये रहता है वित्तीय वर्ष। हम जो भी लेन देन अपने पैन पे 1 अप्रैल 2019 से हमने 31 मार्च 2020 तक किया है, वो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। अब असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, निर्धारण वर्ष। फाइनेंशियल ईयर का निर्धारण अगले वर्ष किया जाता है। भाई आपने कोई लेन देन इस वर्ष किया तो इसकी जो लेखा जोखा होगा वो नेक्स्ट ईयर रखा जाएगा। नेक्स्ट ईयर आपसे कहा जाएगा विवरण मिलाने आइए। तो विवरण मिलाने आते हैं जब हम, तो अगले साल पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर में क्या करेंगे, हमारा असेसमेंट ईयर को चुनने की अगर बात कहते हैं तो जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर हो गया
2019-20, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से शुरुआत हुई थी, 31 मार्च 2020 को एंड हुआ था। और असेसमेंट ईयर इसका अगला आ जाएगा, जिसमें हम 20 और 21 को चुनेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच का लेन देन, ये हो गया AY असेसमेंट ईयर। तो इस तिथि के बीच में जो असेस किया जाएगा फाइलों को, तो आपने समझ लिया कायदे से कि FY फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की अगर हम बात करें तो इसका असेसमेंट कब किया जाएगा, फाइलों को कब जांचा जाएगा, 20-21 असेसमेंट ईयर में। और ये क्रम 5 साल तक चलता है। ये स्क्रूटनी होती है, 0.5% फाइल ही एसेस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा दायरा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जो कि उनको प्रोसेस में लाना होता है, तो काफ़ी समय लगता है ये सब प्रोसेस होने में। इसका जो रिफ़ंड बनता है वो रिफ़ंड भी आपको मिलता है सितंबर तक, अगर उसमें अकाउंट नंबर ठीक है। अदरवाइज़ आपको बोला जाता है कि आप रीअप्लाई करें या रिफ़ंड री इशू के रिक्वेस्ट दे दें। अब मैं आता हूँ अपने चैप्टर पे। असेसमेंट ईयर आपने समझ लिया, FY समझ लिया। अब आप नीचे आएंगे, अगला है व्यू एज। फ्रेंड्स, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट पे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको फाइल देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई। ये WinRAR फाइल है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में। ये देखिए फाइल, मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ यहाँ से, और आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि फाइल को ओपन कैसे करता हूँ। ये फाइल मैं आपको, ये मैंने फाइल ले ली है। इस फाइल को मुझे ओपन करना है, तो मैं आपको अपना वीडियो बता चुका हूँ, आप उसको देखते रहिए। उस तरीके से आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, माउस का बटन राइट क्लिक करते ही आपके सामने आ गया एक्सट्रैक्ट टू दिस फाइल नंबर, ओके कर दीजिए। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड इसका रहता है पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का पूरा DD MM YY का फॉर्मेट। चलिए ये आप लोग खोल कर देखेंगे। मैं आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। HTML पे क्लिक करिए, व्यू करिए, ठीक है। अब देखिए व्यू पे आपका सब दिखने लगा है, मगर यहाँ पे ये PDF नहीं। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए PDF पे, ये लिखा हुआ है राइट पे, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है पॉइंटर, आप इसको क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए सेव की जगह मांग रहा, कहाँ सेव कराना है, तो आप ओके कर दीजिए। ये अभी डाउनलोड में मैंने सेव कर लिया। इसको आके अब आप ओपन करके देखेंगे तो ये आपको PDF फाइल मिल चुका है। देखिए एडोब रीडर की फाइल है, ठीक है, ये आपका जो है। और ऐसे ही यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ होता है इस पर देखिए, ये ऊपर आपका पूरा पैन नंबर वगैरह डिटेल आ जाता है, एड्रेस आ जाता है। फिर जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, जैसे ये प्रोविजनल डिवीज़न PWD का है, आपको सारी हर चीज़ में दिख जाती है। और कितना कितना पैसा किसका कटा है, कब कब कटा है, F क्या है, F के बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगा। हालांकि इसको बोलते हैं फाइनल, ठीक है। बुकिंग स्टेटस दिखाता है ये, और ये 192 के सेक्शन के अंतर्गत आता है। जो सैलरी का पैसा होता है 192 के अंतर्गत आता है। तो 2 फरवरी का इसका ट्रांजेक्शन डेट है, और डेट ऑफ बुकिंग इसके लिए 25 जून 2020। उस दिन ये पैसा बुक किया गया। क्रेडिट हुआ था खाते में 51,447, जिसमें 600 रुपये का डिडक्शन हुआ था TDS के नाम पे। ये TDS इसमें पैन पे डिपॉजिटेड, यानी कि डिपॉजिट कर दिया गया है। टोटल जो एंट्रीज़ हैं ये सब मिला के यहाँ पे ये ऊपर टोटल आ गया, ठीक है। ये आपका पूरा है, ये 10 ऑफ डिडक्टर का नंबर है जो डिडक्शन करते हैं। ये पूरा अमाउंट आ गया 5,83,018 रुपीज़ ओनली। 8500 का आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, और कोई इंटरेस्ट में नहीं है। अगर इसमें FD की बात मैं कर रहा था, अगर इनके पास कोई FD अगर इनकी नाम पे चल रही होती तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मेंशन होती, या फिर वो होती आपके पार्ट A1 में, या होती है पार्ट A2 में, या फिर पार्ट B में, ठीक है। ये होता है पार्ट B। कहाँ से आता है, डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कोई लॉटरी की इनकम है, अगर वो 30%, जैसे आप KBC खेलें, KBC में आपने 1 लाख रुपये जीत लिया, तो 1 लाख रुपये में 1 लाख नहीं मिल जाएगा, या 1 करोड़ में 1 करोड़ नहीं मिल जाएगा। 30% इनामी राशि पे 30% का TDS लगता है, 30%। और वो 30% आप कब ले पाएंगे, अगले जो आपका वित्तीय वर्ष आएगा, यानी कि अगर असेसमेंट ईयर जब अगला आएगा तो आप उसमें अपना जो रिटर्न फाइल करेंगे, तो अगर आपने उस इनकम को इसमें लिया है तभी आपकी वो इनकम जो उस पर पैन पे चढ़ी है TDS के रूप में, वो आप अगर आपकी इनकम के दायरे में आ रहे होंगे, छूट के दायरे में आ रहे होंगे, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको 26A के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि आपकी कोई भी क्वेरी रही नहीं होगी, मगर फिर भी अगर कोई भी आपको समस्या रहती है तो आप मुझे बेशक मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।
कैसा लगा फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक 26A को लेके? आप बिल्कुल ही सतर्कता के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करिए और कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क करें।